हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम घटना चक्र सामान्य जीके की बुक की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम्स देने जा रहे हैं, जैसे कि आपका है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की परीक्षा या एसएससी बैंकिंग यूपीएसआई, ठीक है, या वीडियो लेखपाल, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो ये घटना चक्र की सामान्य जीके की बुक बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का इतिहास से। तो कुछ इतिहास के विषय में देख लेते हैं। इतिहास शब्द जो है वो इतिह प्लस आज से मिलकर बना है। तात्पर्य क्या होता है? यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था? बुनना। ठीक है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि आपको यही याद रखना है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं डिटेल इसका कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत हैं आपका, एक है पुरातात्विक स्रोत और एक है आपका साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य में क्या आता है? आपके ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी आदि आते हैं। और धार्मिक साहित्य में क्या आ जाता है आपका? इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आ जाता है? वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ इत्यादि। और गैर ब्राह्मण ग्रंथों में जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ आ जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य से क्या हमें जानकारी मिलती है? इससे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, वेदों के बारे में जान लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन क्या है? ग्रंथ वेद हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है, आपको पता ही होगा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ठीक है, आगे है ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आरण्यक में किसका वर्णन है? दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा जाता है क्योंकि आरण्यक जो है वे जंगल में पढ़े गए। ठीक है, कुल 7 आरण्यक अभी तक उपलब्ध हैं। ठीक, आगे देखते हैं। उपनिषद देख लेते हैं क्या होता है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और नी का अर्थ क्या होता है? निष्ठापूर्वक। और शद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ये उपनिषद कई बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपनिषदों में हमें आर्यों की प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का जो आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108 है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेदांग क्या होता है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, इसको आप 4-5 बार बोलिए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से? स्रोत सूत्र, इसमें क्या है? यज्ञ संबंधी नियम बताए गए। गृह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन बताया गया है। और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है।
प्रमुख स्मृति ग्रंथ कौन कौन से हैं? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन, ठीक है, स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति के भाष्यकार यानी टीकाकार कौन है? मेघातिथि, गोविंदराज भारुच्यम, कुल्लूक भट्ट। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार कौन है? विश्वरूप विज्ञानेश्वरम अप्रार्क। ठीक है, अगला है व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। ठीक है, पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसकी है? तो पाणिनि की है। ठीक है, आगे देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है टोटल। ठीक है, पुराणों के रचयिता किसे कहा जाता है? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को। ये कई बार पीसीएस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी? 18 है और पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, आगे देखिए पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पुराणों में किसका वर्णन है? पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं महाकाव्य क्या होता है। वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नाम के 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं जिस कारण इसे सप्तसहस्त्री संहिता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखिए ब्राह्मणेतर साहित्य क्या होते हैं? ब्राह्मणेतर साहित्य बौद्धिक साहित्य है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा? त्रिपिटक है। इनके नाम क्या क्या है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ठीक है, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। कौन से पिटक को? सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ओके, जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, ये सारी लाइनें पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, अगला देख लीजिए संस्कृत में लिखित महावस्त एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। ठीक है, अगला है जैन साहित्य के बारे में देख लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है और बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। याद रखना है, दोनों ये सभी पूछे गए हैं। और अगला है सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ क्या है? हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है। ठीक, आगे देखिए जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं लौकिक साहित्य के बारे में देख लीजिए। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये याद रखना है आपको कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी। ठीक है, अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस, सोमदेवकृत कथा शरित सागर, क्षेमेंद्रकृत वृहत कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सारी बुक्स आपको याद रखनी है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाख दत्त ने की है। और कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? सोमदेव हैं। और वृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र हैं। ठीक है, अगला जो दिया है आपका कल्हड़ द्वारा रचित रासतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। ठीक, पूछा गया है कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है? तो रासतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। ओके, आगे देखते हैं विदेशी यात्रा के विवरण देख लेते हैं। यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है।
सिकंदर के समकालीन नियार्कस, ओनेसिक्रिटस एंड अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद लेखकों में 3 राजदूतों कौन कौन से मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनीसियस उल्लेखनीय है। ठीक है, कौन कौन है? मेगास्थनीज है, डायमेकस है और डायनीसियस है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था, तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज। ठीक, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया गया इसमें। ठीक है, इसके अलावा है डायमेकस का सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक, अब यहाँ पे 2 लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों ही। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ये किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। डायमेकस सीरियन नरेश था। ठीक है, डायमेकस जो है वो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ओके, आगे देखते हैं। डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक के राज दरबार में कौन आया था? तो डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक, तो डायनीसियस जो था वो अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन? मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और डायमेकस जो था वो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, तीनों ही याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी पुस्तकें पूछी जाती हैं एग्जाम में बार बार। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टॉलमी ने लिखी है। और नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लिनी ने लिखा है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री में किसका वर्णन है? इसमें पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक, इसके अलावा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, आगे देखते हैं चीनी लेखों के बारे में। फाहियान जो है ये 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बताया है अपनी पुस्तक में। ठीक है, वेनशोंग ये 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। ठीक है, वेनसोंग की भारत यात्रा का वृत्तांत तो उसकी रचना कौन से? सी यू की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि फाहियान जो था वो 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। और वेनशोंग जो है वो 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में भारत है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और वेनशोंग जो है वो हर्ष के समय में आया था। ठीक है, वेनशोंग की रचना क्या है? भारत यात्रा का जो वृत्तांत है उसने किस नाम से लिखा? तो सी यू की के नाम से लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेनशोंग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है? वेनशोंग को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है? यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वेनशोंग को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा है इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। मा त्वानलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओजुकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक चीनी यात्री सुंगयुन था जो कि 518 ईस्वी में भारत आया था। तो ये नाम भी आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
अरबी लेखों का वर्णन देख लेते हैं। तो अल-बरूनी जो है ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों की तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा का वर्णन किया है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि अल-बरूनी जो है 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक, उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और जो अल-बरूनी था वो ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता भी था। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। ठीक, अल-मसूदी ने किसके बारे में जानकारी दी है? तो अल-मसूदी ने जो है वो राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। अन्य विदेशी लेखकों के बारे में देख लेते हैं। तो इब्न बतूता नाम आपने सुना ही होगा। इब्न बतूता जो था वो अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। ठीक है, तो इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था या लेखक था। ठीक है, उसने अपना यात्रा वृत्तांत जो है वो रेहला के नाम से लिखा है। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। तो कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तारानाथ ने की है। ठीक, मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक, मार्को पोलो जो है वो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्या क्या आते हैं? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेख क्या होता है? सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगोज नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। बोगोज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाशत्य यानी अश्विन देवता, वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है। ठीक है, इसलिए जो बोगोज कोई है उसे वैदिक काल से समानता बताई जाती है, वैदिक कालीन देवताओं से समानता बताई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि बोगोज कोई अभिलेख में कौन कौन से वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है? तो इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाशत्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? तो अशोक के हैं, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के नामों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उडेगोलम अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक, अशोक का नाम। आगे है अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा अरामेक लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है, मानसेहरा एवं शाहबाज गढ़ी जो है अभिलेख वो जो है खरोष्टी भाषा में लिखा गया। ठीक, बाकी सभी जो है अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आगे है यमन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर कहाँ है? विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से 2य शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, किसके कहाँ से मिलते? तो हेरियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख से। ठीक, आगे है मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये भी पूछा है कई बार कि कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, ये लाइन याद रख सकते हैं आप कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ईरण अभिलेख से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पूछा गया कई बार कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ईरण अभिलेख से मिलता है। ओके, आगे है सिक्कों के बारे में देख लेते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे।
प्राचीनतम सिक्के जो हैं वो आहत सिक्के कहलाते थे। ठीक है, आहत क्यों कहते थे? क्योंकि इन्हें ठप्पा मारकर जो है बनाया जाता था। ठीक है, इसलिए इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि सातवाहनों ने सीसे के तथा गुप्तों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है कि सर्वाधिक जो है सर्वाधिक सीसे के सिक्के किसने चलवाए थे? सातवाहनों ने चलवाए थे। और सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने चलवाए थे? तो गुप्त शासकों ने चलवाए थे। ठीक है, आगे है सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए थे। ठीक है, सर्वप्रथम लेख वाले सोने के सिक्के हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए थे। आगे है कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ जो कि गिरनार में पड़ता है आपका गुजरात में, तो जूनागढ़ अभिलेख से किसके बारे में? रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं मूर्तियां, स्मारक, भवन तथा चित्रकला के बारे में देख लेते कुछ पॉइंट्स। भरहुत, बोधगया तथा अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।